इस गहरी वैचारिक यात्रा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत ही शांति और आदर के साथ स्वागत करते हैं। जी, और आज की इस यात्रा में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हम एक बहुत ही संजीदा और मूल्यवान विषय पर ठहराव के साथ बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज हम वर्ष 2026 में खड़े हैं। चारों तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी तकनीक है जिसकी कल्पना भी पहले नामुमकिन थी। हाँ, एकदम तेज, अकल्पनीय इंटरनेट है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आसमान छूती इमारतें हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है। बाहर से तो यही लगता है कि मानव सभ्यता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सुख सुविधा का हर साधन मौजूद है। लेकिन यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर हम इस चकाचौंध से हटकर आज के इंसान के भीतर झांकें तो वहां एक अजीब सा खोखलापन दिखाई देता है। एक बहुत ही गहरा अंधेरापन। और यही तो हमारा आत्मविश्वास और हमारा मूल चरित्र जैसे कहीं खो गया है। हमने सब कुछ तो पा लिया, लेकिन भीतर से हम सब डरे हुए हैं, दिशाहीन हैं। और यही वो स्थिति है जिसको समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए आज हम पॉकेट बुक जोन की प्रसिद्ध लेखिका शुभांगी भाड़-भाड़े जी की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कृति पर चर्चा करेंगे। जी, उस किताब का नाम है विवेकानंद, तुम लौट आओ। और हम इस सारांश पर एक एक पंक्ति करके बहुत ही गहराई से विचार करेंगे। श्रोताओं को ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी किताब पढ़ने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज के इस डिजिटल युग के लिए एक जागृति मंत्र है। उस खो चुके आत्मविश्वास को वापस पाने का रास्ता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कांच की बिल्डिंग हो, बाहर से बहुत ही महंगे शीशे लगे हों, चमकती हुई स्टील हो जी, जो दूर से देखने पर बहुत मजबूत और आकर्षक लगती है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी बुनियाद में उसकी नींव को दीमक लग चुकी हो। बाप रे, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। हाँ, आज के समाज का आंतरिक ढांचा भी वैसा ही कमजोर हो गया है। तकनीक ने हमें बहुत आगे कर दिया है, लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं छूट गए हैं। सही कहा। और इस कमजोर हो चुकी नींव को दोबारा मजबूत करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो है अपने मन को साधना। बिल्कुल। इस सारांश में उस बहुत ही प्रसिद्ध आह्वान को याद किया गया है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन आज के युग में जब हम युवाओं की स्थिति को देखते हैं तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। स्थिति बिल्कुल उल्टा है आज। हाँ, आज हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए। एक क्लिक किया और सब हाजिर हो जाए, जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तुरंत संतुष्टि पाने की आदत। जी। और इसी आदत ने इंसान को सोशल मीडिया के एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां बस एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर हम भाग रहे हैं। और इस भागदौड़ ने हमारे दिमाग को सच में बहुत नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक असर है। अच्छा? हाँ, 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था। उन्होंने पाया कि लगातार स्क्रीन देखने से एक आम इंसान की एकाग्रता यानी अटेंशन स्पैन घटकर मात्र 8 सेकंड रह गया है। मात्र 8 सेकंड? सच में? जी हाँ। दिमाग का वो हिस्सा जो गहराई से सोचने का काम करता है, वो इस तेज रफ्तार की वजह से सुन्न होता जा रहा है। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। बिल्कुल। जब मन हर कुछ सेकंड में एक नई उत्तेजना या नया वीडियो ढूंढता है, तो वो किसी भी एक विचार पर टिक नहीं पाता। और 8 सेकंड के ध्यान के साथ कोई महान काम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक 100 साल पुरानी वो एकाग्रता आज के इस तेज युग में सच में काम आ सकती है? ये सवाल आना लाजमी है। इसको एक बहुत ही आसान प्रकृति के नियम से देखते हैं। मान लीजिए कि सर्दियों की एक सामान्य धूप खिली है। ठीक है। जब वो धूप एक कागज पर गिरती है तो कागज थोड़ा गर्म तो होता है पर जलता नहीं है, क्योंकि धूप की ऊर्जा चारों तरफ बिखरी हुई है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस कागज और बिखरी हुई धूप के बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें, तब क्या होगा? वो मैग्नीफाइंग ग्लास सारी ऊर्जा को समेटकर एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देगा। हाँ, और देखते ही देखते उस कागज में आग लग जाएगी। एकाग्रता या ध्यान बिल्कुल वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। भी ठोस हासिल नहीं कर पाता, मन को एक जगह टिकाना ही उस बिखरी ऊर्जा को आग में बदलना है। सही बात है। और आज के समय में ये एकाग्रता केवल सफलता पाने का रास्ता नहीं रह गई है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का सबसे बड़ा उपाय बन चुकी है। यानी एक तरह का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल।
आज जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, वर्तमान में पूरी तरह से सजग रहना, वो इस 8 सेकंड के ध्यान को ठीक करने की दवा है। जी। लगातार भटकी हुई ऊर्जा इंसान को तनाव और घबराहट की तरफ धकेल रही है। जब तक इंसान अपनी इस बिखरी हुई चेतना को समेटना नहीं सीखता, वो शांति नहीं पा सकता। तो एकाग्र मन के बाद ये यात्रा अब आती है शरीर की मजबूती पर, क्योंकि केवल शांत मन काफी नहीं है। नहीं, उस मन को धारण करने के लिए शरीर का ढांचा भी तो मजबूत होना चाहिए। जीवन है और कमजोरी मृत्यु। और यहाँ सारांश एक ऐसी बात कहता है जो पहली बार में थोड़ी हैरान करती है। हाँ, वहाँ लिखा है कि विवेकानंद के अनुसार गीता पढ़ने से बेहतर फुटबॉल खेलना है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है श्रोताओं को। एक महान विचारक, एक सन्यासी शारीरिक खेल को धर्म ग्रंथ पढ़ने से ऊपर रख रहा है। पर इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन है। इंसान को जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत शरीर चाहिए। बिल्कुल। कमजोर शरीर के साथ तो बड़े विचार केवल एक बोझ बनकर रह जाते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। और इस प्रैक्टिकल वेदांत को 2021 की दी लैंसेट की एक रिपोर्ट भी साबित करती है ना। जी हाँ, धर्म को लोग अक्सर शरीर से अलग मानते हैं, पर उस मेडिकल रिपोर्ट ने दिखाया कि शारीरिक सक्रियता हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को कितना मजबूत करती है। उसमें आंकड़े भी तो थी। हाँ, जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं, उनके किसी भी बीमारी से ठीक होने की जो दर है वो 40% आगे होती है। 40%? जी, यानी शरीर को मजबूत रखना सिर्फ कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है, जिंदा रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए ये सबसे पहली शर्त है। इसका मतलब है कि शरीर की मजबूती जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है। इसे समझने के लिए एक और आसान उदाहरण लेते हैं। जी बताइए। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही मूल्यवान उबलता हुआ गर्म पानी है। ठीक है। अब अगर हम उस उबलते हुए पानी को मिट्टी के एक बहुत ही कच्चे और कमजोर बर्तन में डाल दें, तो नतीजा क्या होगा? वो कच्चा बर्तन उस अपार ताप को सह नहीं पाएगा, वो तो तुरंत चिपक जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना या गहरे ज्ञान को समझना उसी खोलते हुए पानी की तरह है। सही कहा। उस अपार ऊर्जा को धारण करने के लिए इस शरीर और मन के बर्तन को फौलाद की तरह मजबूत होना ही चाहिए, वरना इंसान उस ऊर्जा के बोझ तले बिखर जाएगा। एक कमजोर और बीमार शरीर के साथ हम समाज में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते। अब आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति मन और शरीर दोनों से मजबूत हो जाता है, तो वो इस समाज को, इस दुनिया को कैसे देखता है? यहाँ से बात शुरू होती है सर्वधर्म संभव की। सारांश में शिकागो के उस ऐतिहासिक भाषण को याद दिलाया गया है, जहाँ सहिष्णुता और सबको स्वीकार करने की बात की गई थी। वो विचार कि जैसे अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां अंत में जाकर एक ही समुद्र में मिल जाती हैं। जी। और आज जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो लगता है हम इस विचार को भूल चुके हैं। हर तरफ बस युद्ध, तनाव और कट्टरता दिखाई देती है। आज हर इंसान सिर्फ अपने विचार को सही मानवाना चाहता है। हाँ, और जो अलग सोचे उसे मिटा देना चाहता है। ये कट्टरता समाज को बहुत तेजी से खोखला कर रही है। लेकिन सारांश सिर्फ दर्शन की बात नहीं करता, वो आज के ठोस प्रमाण भी देता है। बिल्कुल। 2023 के प्यू रिसर्च सेंटर का एक अध्याय यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या बताया गया? वो अध्याय दुनिया भर के आंकड़ों पर आधारित है और वो साफ दिखाता है कि जिन देशों में विविधता का सम्मान होता है, जहां लोग दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु होते हैं, वहां लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। उनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर है। वही तो। और सिर्फ खुशी नहीं, उनकी आर्थिक प्रगति, उनकी इकोनॉमी भी बहुत तेज है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब टकराव कम होता है तो लोगों की ऊर्जा लड़ने में खराब नहीं होती। वो एजुकेशन में, बिजनेस में और नए कामों में लगती है। यानी सबको साथ लेकर चलना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सफल आर्थिक और सामाजिक मॉडल है। जी हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। कैसा सवाल? अक्सर लोग समाज में सहिष्णुता को या दूसरों की बात सुनने को कमजोरी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो शांत है वो डरपोक है। तो फिर ये सहिष्णुता समाज की ताकत कैसे हुई? ये एक बहुत ही जटिल समस्या है आज की। लोगों को लगता है कि आक्रामक होना और दूसरों को दबाकर रखना ही शक्ति है। हाँ, हर कोई बस अपना क्रोध दिखाना चाहता है। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान को गहराई से समझें तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो इंसान भीतर से बहुत कमजोर और डरा हुआ होता है, उसी को हर नए विचार से खतरा लगता है। यानी जो डरा है वही हमला करता है। बिल्कुल।
डरा हुआ व्यक्ति ही हमेशा डिफेंस मोड में रहता है और दूसरों की आवाज दबाता है। इसके उलट जो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह मजबूत है, जिसे अपने ज्ञान पर भरोसा है, सिर्फ उसी में दूसरों को स्वीकार करने का साहस होता है। सही बात है। सहिष्णुता इस बात का प्रमाण है कि इंसान इतना शक्तिशाली है कि वो दूसरों को अपने साथ खड़ा होने की जगह दे सकता है। और सबको साथ लेकर चलने के लिए सच में एक बहुत बड़ा और मजबूत हृदय चाहिए। वही असली शक्ति है। तो इस तरह का सहिष्णु और मजबूत समाज बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सही शिक्षा की? बिल्कुल। सारांश इसी ओर इशारा करता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ दिमाग में जानकारी और आंकड़े ठूसना नहीं है। आज 2026 में हम देखते हैं कि डिग्रियों की कोई कमी नहीं है किसी के पास। हर कोई एजुकेटेड होने का दावा करता है, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता जैसे शब्द समाज से गायब हो रहे हैं। वही सारांश यही सिखाता है कि रोबोट की तरह जानकारी रट लेना शिक्षा नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना वही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। बिना चरित्र के तो शिक्षा एक हथियार बन जाती है। इस बात को और ठीक से समझने के लिए हम 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को देख सकते हैं। जी। हम एक ऐसी तकनीक की दुनिया में है जहां मशीनें तेजी से सोचती हैं। उस रिपोर्ट ने बताया था कि आने वाले समय में टेक्निकल स्किल्स की उतनी मांग नहीं रहेगी, क्योंकि कोडिंग या कैलकुलेशन तो एआई और मशीनें आसानी से कर लेंगी। बिल्कुल। तो जो चीज इंसान को जरूरी बनाए रखेगी वो उसके इंसान होने का गुण ही होगा, यानी सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, करुणा, नैतिकता, दूसरों की भावनाओं को समझना, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीनों के पास डिग्री हो सकती है, पर उनके पास अंतरात्मा नहीं होती। इस पूरी बात को हम अपने श्रोताओं के लिए एक और उदाहरण से जोड़ सकते हैं। जरूर। ये जो डिग्रियां और जानकारी हम हासिल करते हैं, ये केवल ईंटें हैं। ईंटें? अच्छा। हाँ, और ईंटें कितनी भी अच्छी या महंगी क्यों ना हो, वो अपने आप खड़ी रहकर एक मजबूत दीवार नहीं बना सकती। उन्हें जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल। उन ईंटों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के सीमेंट की जरूरत होती है। और इंसान का जो चरित्र है, जो उसकी नैतिकता है, वो वही सीमेंट है। बहुत ही गहरा उदाहरण है ये। बिना इस चरित्र रूपी सीमेंट के इंसान के पास कितनी भी डिग्रियां हों, लालच की एक आंधी आएगी और वो इमारत ताश के पत्तों की तरह दह जाएगी। सच में। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बेईमान है तो वो समाज के लिए किसी अनपढ़ व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन जाता है। और जब इस सही शिक्षा और चरित्र से एक इंसान सच में मजबूत बन जाता है, तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है सेवा। वही जिसे सारांश में दरिद्र नारायण की सेवा कहा गया है। जी। सारांश में एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर पंक्ति आती है। मैं चाहती हूँ हम उस पर ध्यान दें। जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानती हूँ जिसने उसकी कीमत पर शिक्षा पाई है। ये शब्द सीधे आत्मा पर चोट करते हैं। इन शब्दों में जो पीड़ा है वो हमें हमारे सामाजिक दायित्व की याद दिलाती है। ये कोई आम आरोप नहीं है, ये हम पर समाज के कर्ज की याद है। और इस पंक्ति के पीछे एक अपार करुणा छिपी हुई है। देखिए, कोई भी इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता। उसके पढ़ने और आगे बढ़ने में किसान की मेहनत और मजदूर का पसीना लगा होता है। वही लोग जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। बिल्कुल। अगर हम उसी समाज का साधन इस्तेमाल करके सक्षम बनते हैं और फिर अपने ही देश के गरीब और भूखे लोगों को भूल जाते हैं, तो ये सच में एक धोखा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि विवेकानंद के लौटने का मतलब किसी मसीहा का आसमान से उतरना नहीं है? आपने बिल्कुल सही समझा। मसीहा का इंतजार करना तो कमजोरी है। उनके लौटने का असली मतलब है हमारे दिलों में वही करुणा और वही सेवा भाव वापस आना। आज का इंसान इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि दूसरों का दुख दिखता ही नहीं। जब हम सच में किसी बेसहारा को देखकर दर्द महसूस करें और बिना स्वार्थ के मदद करें, तभी वो विचार वापस लौटेगा। और यही निस्वार्थ सेवा इस पूरी यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर है। ज्ञान और शक्ति का मकसद खुद को आगे बढ़ाना नहीं, दूसरों के आंसू पहुंचना है। तो अब समय आ गया है कि हम इस पूरी चर्चा को, इस गहरी विचारिक यात्रा को समेटते हैं। जी। सारांश के आखिर में लेखिका शुभांगी भादभड़े जी एक बहुत ही साफ सीख देती हैं। वो सीख क्या है? वो कहती हैं कि हमें सिस्टम की और समाज की शिकायत करना छोड़ना होगा। अगर हमें कोई बदलाव चाहिए तो हमें खुद वो बदलाव बनना होगा। हमारी असली शक्ति किसी तकनीक में नहीं, हमारी अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर में है। बिल्कुल। और 2026 के इस भटके हुए दौर में जहां लोग फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं, ये सारांश एक सच्चे आदर्श की कमी पूरी करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन बस डर डर के नहीं, पूरे साहस और निडरता के साथ जीना है। सही कहा।
इस आखिरी पड़ाव पर हम श्रोताओं के सामने वही सवाल रखना चाहते हैं जो इस सारांश का सार है। क्या हम इस बेहतर समाज को बनाने के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा सच्चा कदम उठाएंगे? और इस सवाल के साथ एक और बहुत ही वैचारिक प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए। कैसा प्रश्न? देखिए, इस चर्चा में हमने देखा कि एकाग्रता, शारीरिक बल, सहिष्णुता और चारित्र की जो बातें थीं, उन्हें आज के विज्ञान और अर्थशास्त्र ने पूरी तरह सच साबित कर दिया है। हाँ, अब वो सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं है। वही तो, अगर विज्ञान ने भी ये प्रमाणित कर दिया है, तो फिर इंसान इन्हें अपने जीवन में उतारने से इतना क्यों डरता है? क्या हम अपनी ही महानता का सामना करने से घबरा रहे हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर अकेले बैठकर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। हमें खुद से पूछना होगा। बिल्कुल, इस सवाल को सभी को अपने भीतर ढूंढना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आज की ये धीमी और विचारपूर्ण यात्रा हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण रही होगी। इस गहरी वैचारिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए हम सभी श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, बहुत धन्यवाद। और इस सारांश के उन्हीं अंतिम ऊर्जावान शब्दों के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। सदा निर्भीक रहें, सदा जागृत रहें